आरव, आरव, हाय, देखो कौन आया। अपने फ्रेंड को हेलो नहीं बोलोगे? हेलो। इतना सुनते ही आरव डर के मारे थर-थर कांपने लगा। Oh, आरव, come on, don't be so rude. पीछे मुड़कर देखो तो सही, मैं आया हूँ अपने दोस्त से मिलने। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डरो मत मुझसे। एक बार बस पीछे मुड़कर देखो ना। से ज़्यादा का समय बीत चुका था। वैसे तो पूरा इंदौर शहर इस समय तक सो जाता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम की रीलों ने कई लोगों की नींद छीन ली थी। 18 साल का आरव भी जागते हुए रील पर रील स्क्रॉल किए जा रहा था। बकवास। आजकल सारी रीलें एक जैसी ही लग रही हैं, बोरिंग। लेकिन आरव की उंगली अचानक से एक रील पर आकर रुक गई। उस रील में एक नौजवान लड़का कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ डर के मारे कांप रहा था। उसके कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। वो लड़का इंस्टाग्राम पर लाइव था। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, बस स्क्रॉल करना बंद कर दो। अगर तुम ये रील देख रहे हो तो तुम रुक जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। भूल कर भी पीछे मत देखना, वरना वरना वो तुम्हें भी मार देगा, वो तुम्हें मार देगा, वो नहीं छोड़ेगा। आरव का अटेंशन उस रील पर जा चुका था। वो ध्यान से उस आदमी को सुनने लगा। मैं नहीं जानता वो कौन है, नहीं जानता उसको। मुझे लगा था कि ये सब एक नाटक है। मुझे भी ऐसी ही रील दिखाई पड़ी थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पीछे मुड़कर देख लिया और उसने मुझे मार डाला मुझे। पर तुम मत देखना पीछे, मत देखना पीछे, मत देखना। हाँ। आरव को कुछ समझ में नहीं आया कि वो लड़का ये सब बोल क्यों रहा है और उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा, वो लड़का जिस कुर्सी पर बैठा था उसके ठीक पीछे से नकाब पहने एक आदमी निकला। उस आदमी के हाथ में एक लंबा सा छुरा था। उस नकाबपोश आदमी ने एक झटके में उस लड़के की गर्दन पर छुरी चला दिया और उस लड़के की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आरव ने इंस्टाग्राम पर इतनी डरावनी रील पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वो नकाब वाला आदमी आरव की ओर देखकर बोलने लगा, मैं आ गया हूँ अपने दोस्तों से मिलने। आरव, घबराओ मत, इसे तो मैं पहले ही मार चुका हूं। अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये कहते ही वो रहस्यमयी आदमी अचानक से स्क्रीन से गायब हो गया। आरव की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। ये क्या था? ओ गॉड, क्या ये सच में हुआ था या कोई नाटक था? हाँ, जो भी हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई कैसे? आरव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से आवाज आई, आरव, आरव, हाय, देखो कौन आया। अपने फ्रेंड को हेलो नहीं बोलोगे? हेलो। इतना सुनते ही आरव डर के मारे थर-थर कांपने लगा। ओह आरव, कम ऑन, डोंट बी सो रूड। पीछे मुड़कर देखो तो सही, मैं आया हूँ अपने दोस्त से मिलने। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डरो मत मुझसे। एक बार बस पीछे मुड़कर देखो ना। आरव। एक पल के लिए आरव के मन में आया कि कहीं उसके किसी दोस्त ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया। वो डरते डरते पीछे की ओर मुड़ा। पीछे वही नकाब वाला इंसान खड़ा था। ओ, ये क्या किया आरव? उस लड़के ने मना किया था ना, अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहते ही उस नकाबपोश ने अपनी जेब से एक लंबा छुरा निकाला
और आरव ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो आदमी पहले से तैयार था। वो आरव की ओर लपका और उसकी गर्दन पर तेजी से छुरा चला दिया। अगले ही पल आरव की लाश जमीन पर गिरी पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। इंस्टाग्राम पर एक और जेंजी की मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह आरव के कमरे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सीनियर इंस्पेक्टर रेनू टीम लीड कर रही थी और आरव के माँ बाप फूट फूट कर रो रहे थे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कुछ कह पाने की हालत में नहीं होंगे, पर मेरे लिए कुछ सवाल करना जरूरी है। होप यू अंडरस्टैंड। आरव के पिता अपने आप को संभालते हैं। मैडम, आरव तो अभी मासूम बच्चा था। 1 महीने पहले ही तो उसका एडमिशन हुआ था कॉलेज में। वो काफी खुश था। उसे कोई कैसे मार सकता है? यही तो पता करना है सर। क्या इसका कोई अफेयर या एग्जाम का कोई प्रेशर? नहीं 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 मैडम, आरव थोड़ा सा शर्मीला बच्चा था। बहुत कम दोस्त थे उसके और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अफेयर नहीं था। क्या बोलूं? ठीक है सर, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। जल्द ही कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। रेनू के मन में एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। एक तो ये कि इतनी कम उम्र के बच्चों को कोई आखिरकार मारेगा ही क्यों, और दूसरा सवाल ये था कि कमरा और खिड़की दोनों अगर अंदर से बंद थे तो फिर बाहरी आदमी अंदर कैसे आ सकता है? कहीं आरव ने खुद ही अपनी जान तो नहीं ले ली? रेनू बहुत अच्छे से जानती थी कि इन सब मामलों का जवाब उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। रेनू को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में 2 दिन लग गए, पर जब वो फॉरेंसिक लैब पहुंची तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट सक्सेना की रिपोर्ट ने उसे हिलाकर रख दिया। इंस्पेक्टर रेनू, फिंगरप्रिंट में तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, पर हाँ, मुझे आरव के फोन में कुछ अजीब बात दिखी है। अजीब बात मतलब? सक्सेना रेनू को अपने लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाता है। ये देखिए, आरव ने ये आखिरी रील प्ले की थी और ये वीडियो लाइव था। सक्सेना ने वो वीडियो चलाया और स्क्रीन पर वही लड़का दिखता है जिसे आरव ने देखा था। स्टॉप स्क्रॉलिंग। पीछे पीछे मत मुड़ना। वो तुम्हें भी मार देगा। वो तुम्हें भी मार देगा वो। सक्सेना, ये तो किसी फिल्म का सीन लग रहा है। तुम्हें इसमें क्या अजीब दिखा? मैडम, अजीब ये है कि इस लड़के की भी मौत हो चुकी है, और ठीक इसी तरह से जैसे आरव की हुई। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मैडम, मैंने पता करवाया। इस लड़के का नाम पृथ्वी सोलंकी था और ये 2 महीने पहले ही मरा हुआ मिला था। कोई सबूत नहीं मिला तो फाइनली इसे सुसाइड केस घोषित कर दिया गया था। रेनू स्क्रीन को घूरे जा रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट, अगर ये लड़का पृथ्वी सोलंकी 2 महीने पहले मर चुका था तो फिर कल ये लाइव वीडियो किसने बनाया? सक्सेना खामोशी से रेनू के चेहरे को देखता रहा। मैडम, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए। रेनू कुछ पल चुप रहती है। आरव के कॉल लॉग्स चेक किए? हाँ जी मैडम, लास्ट डायल नंबर वो क्या था? हाँ, वो तृप्ति नाम की लड़की का है। वो आरव के कॉलेज की ही है वो। ठीक है, इसका नंबर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं बात करती हूँ। रेनू को पुलिस की नौकरी करते हुए 10 साल हो गए थे, पर ऐसा विचित्र केस उसके पास पहले कभी नहीं आया था। उसने तृप्ति को कॉल किया और फोन गाड़ी के स्पीकर पर लगा दिया। हेलो तृप्ति, मैं इंस्पेक्टर रेनू बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही तृप्ति घबरा गई। इंस्पेक्टर? जी बोलिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस आरव के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी। आरव? मैम, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज ही उसकी न्यूज़ मिली। आई एम ऑल्सो वेरी अपसेट। इट्स ओके तृप्ति, मुझे बस ये बता कि कल रात 11 बजे के आसपास तुम्हारी आरव से बात हुई थी ना? तो क्या बात हुई थी? तृप्ति अब और ज्यादा घबरा जाती है। मैम, कुछ खास बात नहीं हुई थी। आरव ने नोट्स मांगे थे, अगले दिन असाइनमेंट सबमिट करना था, बस उतनी ही बात हुई थी। बस
जी मैम। दोनों तरफ खामोशी छाई रही। तभी रेनू ने पूछा, तृप्ति, क्या तुम पृथ्वी को जानती हो? ये सुनते ही तृप्ति को जैसे सांप सूंघ गया। कौन? पृथ्वी? हाँ, ठीक सुना तुमने, पृथ्वी। जानती हो उसे? जी, एक्चुअली आरव, पृथ्वी और मैं तीनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन उससे काफी टाइम से बात नहीं हुई हमारी। तृप्ति की आवाज में आए बदलाव को रेनू तुरंत भांप लेती है और वो उससे पूछती है, बात नहीं हुई है? क्या तुम्हें मालूम नहीं, पृथ्वी इज नो मोर। 2 महीने पहले ही उसकी भी मौत हो गई। तृप्ति थर थर कांपने लगी। उसने तुरंत बहाना बनाया, मैम, एक्चुअली मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। रेनू जानती थी कि तृप्ति उससे कुछ छुपा रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि तृप्ति पर भी भारी मुसीबत आने वाली है। रात हो गई थी। तृप्ति को नींद नहीं आ रही थी। बार बार रेनू के सवाल उसे खाए जा रहे थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम पर रील देखने लगी, पर तभी उसे वो दिखा जिसकी वो कभी कल्पना तक नहीं कर सकती थी। उसके सामने अचानक से आरव की रील आ गई। वो ठीक पृथ्वी की तरह कुर्सी पर बैठा डर के मारे कांप रहा था। उसने कांपते होठों से कहा, स्टॉप, रुको, आगे मत बढ़ना, तुम्हारी जान खतरे में है। तृप्ति की हालत खराब हो गई। मेरी पूरी बात सुनो, पीछे भूल कर भी मत मुड़ना, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। पीछे मत मुड़ना। आरव के इतना बोलते ही पीछे से वही नकाबपोश निकला। उसने अपनी जेब से छुरा निकाला। तृप्ति की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में आरव की गर्दन पर चाकू चला दिया और आरव भी छटपटाकर मर गया। तृप्ति का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? आरव तो कल ही मर गया था ना। और ये मास्क तो हेलोवीन पार्टी में हमने पहना था। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अब कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, रेनू मैम को फोन करती हूँ और उन्हें सब कुछ सच बता देती हूँ। वो जरूर मदद करेंगी। तृप्ति की उंगली तुरंत अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स पर गई, पर तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन सा सच बताओगी तृप्ति? मेरी मौत का सच बता पाओगी उसे? ये सुनते ही तृप्ति के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे याद आया कि आरव ने उसे पीछे मुड़ने से मना किया था। कौन है पीछे? मैं आया अपने दोस्तों से मिलने। एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेती? नहीं, तुम सामने आओ। देखो, नहीं, मैं सामने क्यों आऊं? पर तुमने ही तो कहा था मुझे पीछे मत मुड़ना। याद है, आज से 4 साल पहले। तृप्ति की आंखों के सामने अचानक एक स्विमिंग पूल आ गया। उसे सब कुछ याद आने लगा। उस रात हेलोवीन पार्टी थी। रोहन थोड़ा डरपोक था, इसीलिए वो सबसे दूर स्विमिंग पूल की तरफ चुपचाप अकेला खड़ा था। तभी तृप्ति, आरव और पृथ्वी, ये तीनों चुपके से रोहन के पीछे आकर खड़े हो गए। तीनों ने डरावना मास्क पहन रखा था और उनके हाथों में नकली चाकू था। पृथ्वी ने रोहन से कहा, स्टॉप, रुक जाओ, अब पीछे मत मुड़ना, वरना मारे जाओगे। रोहन बेचारा बहुत ही डरपोक था। उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। वो डरते हुए पीछे मुड़ा और सामने भयानक मास्क और चाकू देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया और हड़बड़ाकर स्विमिंग पूल में गिर गया। सब हंसने लगे, पर किसी को पता नहीं था कि रोहन को तैरना नहीं आता। वो डूबने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज हेल्प मी, मुझे बाहर निकालो। रोहन की ये हालत देखते ही वो तीनों घबरा गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो डर गए कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। वो तीनों वहां से भाग गए, पर बेचारा रोहन उसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। सब यही जानते थे कि रोहन की मौत मिर्गी की वजह से हुई थी।
तृप्ति समझ गई कि उसके पीछे कौन है। वो धीरे से पीछे मुड़ी। उस नकाबपोश ने धीरे से अपना मास्क उतारा। तृप्ति के सामने रोहन खड़ा था। ये देखते ही तृप्ति की आंखों से आंसू निकल गए। वो जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसे अपनी गलती की सजा मिलने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहन उसके पास आया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मैं मजबूर हूं तृप्ति, जब तक मैं अपना बदला पूरा न कर लूं मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कहते ही रोहन ने तृप्ति की गर्दन पर तेजी से चाकू चला दिया और तृप्ति भी वहीं तड़प तड़प कर मौत की आगोश में सो गई। अगले ही पल रोहन की रूह आकाश में समा गई। रोहन मुक्त हो गया। दुनिया और रेणु भी ये कभी नहीं जान पाएंगे कि एक छोटे से मजाक ने कैसे 4 नौजवानों की जान ले ली थी। बेंगलोर में फिर से एक नई सुबह हुई। फ्यूचर टेक कंपनी की स्टार कोडर देविका भी ठीक समय पर अपने ऑफिस पहुंच गई। जब वो अपने ऑफिस के केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि उसका बॉस उसकी चेयर पर बैठा एक दुबले पतले नौजवान का इंटरव्यू ले रहा है। तो मिस्टर प्रकाश कुमार, वेल सीवी तो अच्छी है आपकी, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। नाउ हमें ये बताओ कि हमारी कंपनी आपको ही क्यों हायर करे? सर, मैं रात दिन दोनों शिफ्ट कर सकता हूँ। ऑफिस में ही नहा धो लूंगा और यहीं पे खा पी कर सो भी जाऊंगा। आप बस एक मौका दे दो सर, बस एक चांस। ओके। और आज से 5 साल के बाद इस कंपनी के साथ तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? सर जी, 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद मैं यही कंपनी में दिख जाऊंगा ना सर, यहीं आपके पास, अगर आपकी कृपा बनी रही तो। बॉस उस लड़के का जवाब सुनकर खुश हो गया। वेरी गुड। मुझे लॉयल लोग बहुत ही पसंद है। तो गुड न्यूज़ ये है तेरे लिए, यू आर हायर्ड। तू कल से नहीं बल्कि आज से ही ड्यूटी पे लग जा। इट्स अर्जेंट। ओके, फटाफट ज्वाइन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं अभी से ड्यूटी पे लग जाता हूँ। हाँ। वो नौजवान ऑफिस कैबिन से बाहर चला गया। देविका थोड़ी आश्चर्य में थी। उसने अपने बॉस से पूछा, सर, ये इंटरव्यू नया ऑफिस असिस्टेंट चाहिए क्या? ऑफिस असिस्टेंट? अरे देविका, वो तो जब चाहो तब मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो ये सिक्योरिटी गार्ड की है। जब से हम इस नए ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रुक ही नहीं पा रहा है। 5 सिक्योरिटी गार्ड रातों रात भाग गए। पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पे लगी ही रहती है। अब देखो मेरी कैबिन का क्या हाल है। बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, पर फिर भी अचानक पता नहीं कहां से मेरी कैबिन की सीलिंग से पानी गिरने लगा। बड़ा अजीब सा ऑफिस है ये। खैर, तुम जल्दी से बैठो और जल्दी से फटाफट प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। मैं जरा देखूं मेरे केबिन का क्या हाल है। ये कहकर देविका का बॉस निकल गया। देविका ने भी अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और कॉफी के लिए बाहर निकल गई। देविका अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ही फ्लिकर करने लगी। देविका ने जैसे ही अपना हाथ कंप्यूटर की ओर बढ़ाया, कंप्यूटर की स्क्रीन वापस से ठीक हो गई। देविका वापस से अपने काम पर लग गई और ऑफिस में सब कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन आज की रात इस ऑफिस में फिर से कुछ घटने वाला था। अगले दिन देविका वापस ऑफिस पहुंची। आज भी उसके केबिन में उसका बॉस बैठा हुआ था और निराशा में अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठा था। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? बॉस ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने पास रखी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस की ओर इशारा किया। ये क्या हुआ? मतलब वो जो सिक्योरिटी गार्ड कल आया था वो आज चला भी गया? मगर सर, ऐसे कैसे? ये तो हद हो गई। क्या जाते जाते उसने कुछ कहा या ये भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप ही भाग गया? हाँ, नहीं, उस गार्ड ने जो कहा, जैसा कहा, मैं तुम्हें ठीक वैसा ही सुनाता हूं। कल रात लगभग 12 बजे
मैं ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठा था। रात में जागने के लिए अक्सर मैं YouTube पर वीडियोस देखता हूँ। मैंने YouTube पर अपना फेवरेट हॉरर शो भूतनाशक पार्टी देखना शुरू किया। वीडियो देखते देखते मैं बिल्कुल खो गया था। हॉरर वीडियो की चीखों के बीच ऑफिस के अंदर से भी बहुत जोरों की आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन या ग्लास जमीन पर गिर गया हो। मुझे लगा कि ऑफिस में कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा। मैंने तुरंत अपना टॉर्च उठाया और अंदर की ओर भागा। जब मैं अंदर पहुंचा तो सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने मेन स्विच को ऑन किया, बिल्डिंग में बिजली थी ही नहीं। मैंने टॉर्च की रोशनी जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी कभी डेस्क पर तो कभी खाली पड़ी कुर्सियों पर पड़ रही थी। दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा ही भ्रम रहा होगा। मैं यही सोचकर वापस जाने के लिए मुड़ा, पर तभी एक केबिन के अंदर से एक चेयर के खिसकने की आवाज आई। मैं उस केबिन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा और दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी फिर से पूरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे लगा कि यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा वाकई में कोई न कोई भ्रम होगा। मैंने सोचा हो सकता है उस हॉरर वीडियो का असर होगा, लेकिन सर मैं गलत था। अचानक से एक जोर की आवाज आई और ऑफिस की सारी लाइट्स जल उठी और एक पल के लिए तो मैं घबरा गया। फिर मैंने सोचा कि चलो लाइट वापस आ गई, लेकिन तभी सारे डेस्क के ड्रॉर्स अपने आप खुल गए। सारे कंप्यूटर खुद से ऑन हो गए और हाँ, डेस्क नंबर 13 वाले कंप्यूटर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं उस कंप्यूटर की तरफ गया और उसकी स्क्रीन को देखकर तो मैं दंग रह गया। तीन लोग आग में जल रहे थे। एक आदमी की उम्र कुछ 55 से 60 साल की थी और एक लगभग 30 साल का था और एक जवान और खूबसूरत लड़की भी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने डर के मारे कंप्यूटर ही बंद कर दिया। कंप्यूटर बंद करते ही वो आवाज़ें आना तो बंद हो गईं, मगर सही बताऊं, मुझे लगा कि तुरंत मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। पर जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर तेजी से भागा, तभी पीछे से उन तीनों के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो क्या? हाँ, याद आया। वो चिल्ला रहे थे, तुमने हमें क्यों मारा? जिंदा जला डाला। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम भी यहीं हमारे साथ जल के मरोगे। इतना सुनने के बाद तो साहब मैं जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ गया पूरी दम लगाकर, और ऑफिस से भागते हुए सीधा अपने घर पहुंचा और मेरी जान बच गई साहब। बॉस ने पूरी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। सर, आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए। आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं ऑफिस देख लूंगी। अब देविका, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अब देखो, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो गार्ड झूठ बोल रहा था या सच। उसके झूठ बोलने की कोई वजह दिखती नहीं, और अगर वो सच कह रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये ऑफिस ही लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ही सोचो, इन खतरनाक भूतों के बीच मैं क्या, कोई भी कैसे रह सकता है? सर, कोई भूत आत्मा नहीं है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका जवाब निकलेगा और मैं निकालूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। देविका, यू नो वेरी वेल हाउ मच आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि तुम ये बग भी फिक्स कर दोगी। चलो, आई विल सी यू टुमारो, ओके? ये कहकर बॉस वहां से चला गया। देविका ने उससे ये तो कह दिया था कि यहां कोई भूत या आत्मा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि बात बहुत गहरी है। उसने डेस्क नंबर 13 की ओर देखा। आज लीला काम पर नहीं आई थी। देविका उसके डेस्क पर गई और कंप्यूटर ऑन किया। मॉनिटर थोड़ी देर ब्लिंक करता रहा और फिर हर चीज बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लगी। सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। देविका के दिमाग में सारी तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगीं। 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग घटनाएं, पर सबके तार एक दूसरे से मिल रहे थे। इन तीनों कहानियों में कुछ तो कॉमन था। उस गार्ड ने आग की बात कही थी। हम लोग भी यहाँ 6 महीने पहले ही आए। हो न हो
6 महीने पहले जरूर यहाँ कुछ हुआ होगा। ये सोचते सोचते देविका की नजर रिसेप्शन पर गई, जहां एक बोर्ड पर लिखा था शेट्टी कंस्ट्रक्शंस। शेट्टी कंस्ट्रक्शंस? ये तो पास में ही है। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे इस कंपनी के ओनर से मिलना है। इस वक्त कहाँ मिलेंगे वो? शेट्टी सर? जी वो तो आउट ऑफ टाउन है। अच्छा, कब तक आएंगे? शायद अगले हफ्ते। एक्चुअली मैं फ्यूचर टेक कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे कुछ पूछना था। फ्यूचर टेक? हाँ, वो तो क्लाइंट है हमारी। कहिए क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस इतना जानना था कि 6 महीने पहले जब आप हमारा ऑफिस रेनोवेट कर रहे थे तब वहाँ कुछ हुआ था? मतलब कोई अनयूजुअल एक्टिविटी? रिसेप्शनिस्ट ने अपने दिमाग पर जोर डाला। मैडम, मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त फायर डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर आए थे। फायर डिपार्टमेंट से क्यों? उनको कोई एनओसी सर्टिफिकेट चेक करना था। वो वहाँ कभी कोई आग लगी थी। देविका को एक बेहद जरूरी सुराग मिल चुका था। वो समझ गई थी कि उस ऑफिस में आखिरकार हो क्या रहा था। देविका ने अपनी बाइक पार्क की और सीधा अपने घर में घुस गई। उस छोटे से कमरे में कई सारे सर्किट्स, इंफ्रारेड लेंस और कई सारी छोटी छोटी मशीन्स बिखरी पड़ी थीं। देविका ने एक बैग उठाया और एक एक करके मशीन्स अंदर डालने लगी। एक ईएमएफ डिटेक्टर, जिससे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का तुरंत पता चल जाएगा। एक छोटा सा हैंडहेल्ड टेसर, इमरजेंसी में आत्मा को शॉक देने के लिए। एक इंफ्रारेड वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें मैं आत्माओं की आवाजें रिकॉर्ड कर पाऊंगी। बस इतना काफी है। जरा मैं भी तो देखूं कि ऑफिस के अंदर बैठी ये आत्माएं आखिर हैं कौन। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। फ्यूचर टेक के लगभग सारे कर्मचारी जा चुके थे। सिर्फ देविका और ऑफिस असिस्टेंट गौरव ही बचे थे। बातों बातों में कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। अच्छा हाँ देविका मैडम, अब मुझे तुरंत एक जगह पहुंचना है, तो अभी निकलना होगा और मुझे ऑफिस भी लॉक करना है। अच्छा ये बताइए, क्या आप अपनी बाइक से मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट में मैं वॉशरूम से आया, बस 2 मिनट, फिर चलते हैं अपन। गौरव वॉशरूम चला गया। देविका के पास यही मौका था। वो तुरंत अपना लैपटॉप बैग लेकर लेडीज वॉशरूम में छुप गई। जब गौरव बाहर आया तो उसे देविका कहीं नहीं दिखी। ला 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 ला। अरे ये देविका मैडम कहाँ चली गई? मैडम बस स्टॉप छोड़ने के नाम पर पतली गली से निकल गई। चलो भाई कोई बात नहीं, बस स्टॉप रोज पैदल जाता हूँ, आज भी पैदल चला जाऊंगा। चलो भाई ना। गौरव ऑफिस को बाहर से लॉक करके चला गया। देविका तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली और अपने डेस्क की ओर गई। वहां उसने अपना गैजेट्स वाला बैग छुपा रखा था। चलो बहुत हुई बातें, अब काम करने का वक्त आ गया है। पहले ये ईएमएफ मीटर निकालती हूँ और डेस्क 13 देखती हूँ, वहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। देविका डेस्क नंबर 13 के पास आई। पहले उसने कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन मशीन में कोई हरकत नहीं हुई। हद है यार, लीला और उस सिक्योरिटी गार्ड ने तो बार बार कहा था कि इसी डेस्क पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। खैर, मैं पूरे ऑफिस का एक चक्कर मार लेती हूँ। देविका ईएमएफ मशीन को लेकर चारों तरफ चौकन्ना होकर घूमने लगी। काफी देर तक उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस के केबिन से गुजरी और तभी ईएमएफ मशीन की सुई तेजी से घूमने लगी। देविका समझ गई कि आत्माएं इसी केबिन में है। उसने झट से अपना इंफ्रारेड वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उसे ट्यून करने लगी। धीरे धीरे वॉइस रिकॉर्डर से आवाजें साफ सुनाई देने लगी। देविका ने कैबिन में चुपके से झांक कर देखा। कैबिन में एक आदमी और एक औरत आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे जले हुए थे।
अरे आखिरकार तुम मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहते? 5 महीने हो गए और मैं अब भी यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। समझो मेरी बात को। हाँ तो किसने रोका है तुम्हें? चले जाओ ना यहाँ से। मैं तो यहाँ रुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई थी कई सारे सपने लेकर। 3 साल में ही इंटर्न से जनरल मैनेजर तक के पद पर पहुँच गई। सब जानते हैं, यहाँ पर सब जानते हैं कि बॉस की नजर तुम पर थी। तुम्हारे करीब आने के लिए ही उसने तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन दिया। शट अप। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे ये तरक्की मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि रहने दो। यू नो, तुम्हारे इसी लो स्टैंडर्ड एटीट्यूड की वजह से तुम उसी डेस्क नंबर 13 पर एक सुपरवाइजर बनकर रह गए। देविका उनके बहस को ध्यान से सुन रही थी। ओ नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा था कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूं। लोग तो बस जीने मरने की कसमें खाते हैं। मैं तो सच में मरने के बाद भी तुम्हारे साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बस असली दुनिया में लौट जाना चाहिए। असली दुनिया? 2 महीने बाद ही बॉस मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेने वाले थे। मैं कितनी खुश थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं इसी दुनिया में, इसी सपने में जीने दो। देविका उन दोनों आत्माओं की जज्बाती बातों को सुनने में इतना खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। अचानक से देविका की मशीन जोर जोर से आवाज करने लगी। वो एकदम से पीछे मुड़ी तो एक 55 से 60 साल का अध जला इंसान देविका पर जोर से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर बाकी दोनों आत्माएं भी केबिन की दीवार को चीरते हुए बाहर आ गईं। तीनों ने देविका को घेर लिया। बूढ़ा बॉस बहुत गुस्से में था। वो गुर्राया, कौन हो लड़की तुम? ये ऑफिस हमारा है। कौन हो तुम? सर, मैं भी यहाँ एम्प्लॉय हूँ और आपसे बात करने आई हूँ। आखिर क्यों आप यहाँ के बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भगा देते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तूने? सिक्योरिटी? उन्हीं की वजह से हमारी मौत हुई है और हम अपने ऑफिस में भटक रहे हैं। तूने इस वक्त यहाँ पर आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है लड़की। देविका तुरंत वहां से भागी। तीनों जख्मी आत्माएं हवा में उड़ते हुए देविका का पीछा करने लगी। देविका लगातार भागती जा रही थी और उस पर कभी स्टेशनरी तो कभी फाइल्स गिरने लगी। देविका ने उन आत्माओं को चेतावनी दी। देखिए, प्लीज आप सब रुक जाइए और शांत हो जाइए। मैं आपसे लड़ने नहीं, आप सबकी मदद करने आई हूँ। वो नहीं माने। लड़का एकदम से देविका की ओर लपका। तभी देविका ने बिजली की गति से अपना गैजेट निकाला और उसे ऑन कर दिया। उस गैजेट से लड़के की ओर एक नीली रंग की तरंग निकली जो सीधा उसकी आत्मा से टकराई। उसकी आत्मा उस चोट को संभाल नहीं पाई और वो फर्श पर गिर गई। बाकी दोनों समझ नहीं पाए कि अचानक से ये हो क्या गया। देविका ने उन्हें फिर से समझाया। आई एम सॉरी, मगर मैं सच बोल रही हूँ कि मैं बस ये जानने आई हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी दूसरी मशीन में आपकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। बूढ़े बॉस को समझ में आ गया कि देविका के पास कोई अनोखी शक्ति है। वो शांत हो गया। ये उस रात की बात है। उस रात हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम यहीं पार्टी कर रहे थे। नाइट शिफ्ट चेंज हुई थी तो नए सिक्योरिटी वाले ने भी कुछ चेक नहीं किया और हमें अंदर ही लॉक करके बाहर सो गया। उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा पी ली थी। सेलिब्रेशन था तो माहौल बन गया। सिगरेट ठीक से बुझाए बिना
जमीन पर मैंने फेंक दी। मुझे पता भी नहीं चला कि उस छोटे से सिगरेट की चिंगारी से ऑफिस के पार्डन में कब आग लग गई। आग अचानक से फैल गई और हमें संभलने तक का मौका नहीं मिला। हम सब तेजी से दरवाजे की ओर भागे, जोर जोर से दरवाजा पीटते रहे, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते रहे, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते रहे, पर दूर दूर तक कोई भी सुनने वाला नहीं था। और फिर अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हम सब की एक साथ जलकर मौत हो गई। देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में हमदर्दी को देखकर इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम हमारा नुकसान करने तो नहीं आई हो। क्या चाहती हो तुम? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सिक्योरिटी वालों को तंग करना छोड़ दें और साथ में बाकी ऑफिस वालों को भी। जो हुआ वो बस एक इंसान की गलती थी, सारे इंसानों की नहीं। मेरे ख्याल से आपको अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। अपनी दुनिया? हाँ, अरे तुमको पता है इस ऑफिस को बनाने में 35 साल लगाए मैंने। 35 साल सड़क से उठकर इसे अपने खून से सींचा मैंने। मेरे लिए और कोई दुनिया नहीं हो सकती। यही है मेरी अपनी दुनिया। यही है मेरी अपनी दुनिया। हाँ, तुम दोनों चाहो तो ये ऑफिस छोड़कर जा सकते हो। वो दोनों एक पल के लिए सोचते हैं और फिर लड़का बोलता है, नहीं सर, जहां ये खुश है वहां मैं खुश हूं। हम दोनों भी यहीं ठीक हैं। हाँ सर, शायद हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। बॉस ने मुस्कुराते हुए देविका से कहा, हाँ तो लो, हो गया फैसला। हम सब यहीं रहेंगे। वैसे तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन इत्मीनान के साथ, क्योंकि आज के बाद से अब कोई सिक्योरिटी गार्ड यहां से नहीं भागेगा। ये हम तीनों का वादा है तुमसे। देविका मासूमियत से मुस्कुरा देती है। ठीक उसी वक्त कमरे में एक तेज रोशनी हुई और वो तीनों आत्माएं अचानक से हवा में विलीन हो गईं। देविका को आज की रात वैसे तो इस ऑफिस में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन हां, आज वो चैन की नींद सो पाएगी, क्योंकि उसने अपने बॉस से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।